हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में। मेथड का मतलब हुआ एक प्रोसेस या एक प्रोसीजर या फिर एक कह सकते हैं टेक्निक, जिसको फॉलो करके कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी की जाती है। तो ये रहा हमारा साइंटिफिक मेथड। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान देनी होगी कि ये जितने स्टेप्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी को करने के लिए सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएं या फिर इसी सीक्वेंस में किए जाएं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, सीक्वेंस बदल सकता है। तो अब हम एक एक करके हर एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, किसी चीज़ को नोटिस करना। अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं या नोटिस करते हैं तो हमारे मन में उसके बारे में क्वेश्चंस उठते हैं। अब ये उल्टा भी हो सकता है हमारे मन में पहले से ही कोई क्वेश्चन हो, उसके हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन देख सकते। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल न्यूटन का, कि न्यूटन एक गार्डन में बैठे हुए थे, अचानक ऊपर से सेब गिरा। तो ये सेब उनके मन में एक क्वेश्चन उठा कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। और ऐसी ही चीज़ें इसके बहुत सारे जवाब हो सकते थे। हो सकता था कि हाँ सेब पक गया था इसलिए नीचे गिर गया, या हो सकता है किसी ने कोई चिड़िया या फिर कोई भी चीज़ जिसके द्वारा ये नीचे गिराया गया हो। लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, सारी की सारी चीज़ें नीचे गिर रही हैं। तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन, और उनके मन में एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठना। क्वेश्चन तो बहुत सारे तरह के उठ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल हमें क्वेश्चन एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठा मन में, और उसका जवाब ढूंढना है कि सारी की सारी चीज़ें नीचे ही क्यों गिरती है। अब क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना है। तो जवाब ढूंढने के लिए हमें दो चीज़ों का हेल्प लेना होगा। एक तो बैकग्राउंड रिसर्च, कि पहले से जितनी चीज़ें खोजी जा चुकी हैं उसका हेल्प लेने, और दूसरा स्पेकुलेशन और कंजक्चर। इसमें हम अंदाजा भी लगाकर कोई एक हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, उस क्वेश्चन का एक आंसर होता है जो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि सही है या गलत है। अब उस हाइपोथेसिस के बेस पे हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रेडिक्शन का आता है। प्रेडिक्शन करते हैं और फिर हम उसका टेस्ट करते हैं। प्रेडिक्शन किया कि अच्छा ये एप्पल नीचे गिरा तो बाकी चीज़ें भी नीचे ही गिरती होंगी, ऐसा प्रेडिक्शन किया। तो ऊपर से कोई भी एक मान लो स्टोन ऊपर से फेंकते हैं तो वो भी नीचे ही गिरा, ऊपर आसमान में नहीं जाएगा। इस तरह से मून के बारे में हुआ कि मून भी अर्थ पे गिरना चाहिए था, तो वो मून का भी मोशन का, इस ग्रेविटी का जो थियोरी था उसमें मून प्लेनेटरी मोशन और सैटेलाइट का मोशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसी पे बेस्ड बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जाते हैं और फिर उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट दो तरह के होंगे, एक रीजनिंग बेस्ड टेस्ट और एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड। रीजनिंग प्योर मेंटल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं। अब टेस्ट में अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा टेस्ट जो है वो जो प्रेडिक्शन है वो हाइपोथेसिस को नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम फिर से एक नया हाइपोथेसिस लिखेंगे और उसके बेस पे फिर से प्रेडिक्शन करेंगे और फिर उसका टेस्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि वो जो प्रेडिक्शन है वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है हाइपोथेसिस को। तो अगर हमारा प्रेडिक्शन सपोर्ट करने लगा मान लो, तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ और प्रेडिक्शंस करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है। वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस के लिए वो सही है। और फिर हम एक फाइनल थ्योरी देते हैं। और फिजिक्स में अक्सर ये होता है कि फाइनल थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग भी दी जाती है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव मेजर्स को भी फॉलो करना होता है। तो इस तरह से हम साइंटिफिक मेथड के बारे में देखते हैं। तो अब हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। एक तो न्यूटन का ग्रेविटी, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उनके मन में क्वेश्चन उठा, उसके हिसाब से उन्होंने हाइपोथेसिस दिया जिसे आज हम न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। उसका फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग दिया गया, बहुत सारे प्रेडिक्शन किया होगा उन्होंने, और फिर उसका टेस्ट, और फिर लास्ट में जनरल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी उन्होंने दिया, और फिर उसका लास्ट में मैथमेटिकल मॉडलिंग भी किया जो F=gmm/r² होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक साइंटिफिक मेथड हुआ जो कहा जा सकता है कि न्यूटन के द्वारा फॉलो किया गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम गैलीलियो का लेते हैं। गैलीलियो ने भी एक हाइपोथेसिस किया होगा, उनके मन में कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा, लैब में शायद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था जिसमें उन्होंने देखा कि वो जो
एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, जो फॉलिंग बॉडी है, वो डिपेंड नहीं करता है मास पे। पीसा के लीनिंग टावर से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक कैनन का बॉल और एक बुलेट का बॉल दोनों को गिराया, तो फिर दोनों एक साथ पहुंचा। जबकि ओल्ड आइडिया ये था कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरता है, तो कैनन का बॉल पहले गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक लीजेंड है, कोई इसका रिटन प्रूफ नहीं है, रिटन कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था, वो गैलीलियो का जो थियरी था कि जो फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं करता है मास पे, वो सही था। ये एक्सपेरिमेंट आज भी हम करके इसे वैलिड कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अब कुछ कह सकते हैं कि नहीं, अगर हम कागज़ का टुकड़ा ऊपर से गिराएं और एक पत्थर को गिराएं तो पत्थर पहले गिरता है, कागज़ का टुकड़ा बाद में गिरता है। तो यहाँ एक और फेनोमेना है, फिजिकल फेनोमेना आ गया, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। तो उसे हटाने के लिए आज के टाइम में अगर हम देखा जाए, अगर वो सेम हम एक पत्थर का टुकड़ा और एक कागज़ को गिराएं, तो आज के टाइम में हमारे पास वैक्यूम चैम्बर अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले एक वैक्यूम कंटेनर में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, वैक्यूम कंटेनर में रखेंगे इसे। एक तरह से लैब अर्थ पे हम ऐसा लैब आज के टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। उस समय गैलीलियो के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम गिराते हैं तो देखते हैं कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचता है। उसके बाद फिर इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में भी अगर देखा जाए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है F/m, फोर्स बाय मास, तो उसके हिसाब से यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से g का वैल्यू जो आता है Gm/r² आता है। तो यहाँ सारे टर्म्स जो हैं Gm, कैपिटल M, कैपिटल G और r², ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि G हम का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये प्रूफ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि साइंटिफिक मेथड में इतने सारे स्टेप्स आए, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लैब में किया होगा, उसके हिसाब से उनके मन में क्वेश्चन उठा, उसके बाद हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कि हाँ जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी रहेगा। फिर उसका प्रेडिक्शंस किया, तो फिर कुछ उन्होंने लैब में किया और कुछ बाहर किया, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट लीनिंग टावर पीसा वाला। तो इस तरह से उन्होंने टेस्ट करके एक जनरल थ्योरी क्रिएट किया। लेकिन हम लास्ट में मैथमेटिकल मॉडलिंग भी देखते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल मॉडलिंग गैलीलियो के द्वारा नहीं दिया गया होगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का यूज हुआ। तो न्यूटन तो गैलीलियो के बाद आए, गैलीलियो की लाइफ में न्यूटन नहीं थे। जिस साल गैलीलियो का डेथ हुआ था उसी साल न्यूटन का बर्थ हुआ था। तो फिर ये फार्मूला उस समय नहीं डेवलप किया गया होगा, और ना ये एक्सपेरिमेंट कागज़ और पत्थर वाला, ये भी उस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वैक्यूम चैम्बर बनाना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी साइंटिफिक मेथड को, ये दो प्रेडिक्शंस का एग्जाम्पल हुआ, ये दोनों एक टाइम में नहीं पॉसिबल था, और ना ये मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉसिबल था। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे जो साइंटिफिक मेथड होता है वो टाइम और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम में सारे स्टेप फॉलो किए जाएं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन के द्वारा सारे स्टेप फॉलो किए जाएं। इस तरह से हमारा साइंटिफिक मेथड के सारे स्टेप्स पूरे हुए। और ये साइंटिफिक मेथड जो वर्ड कॉइन किया गया था 17th सेंचुरी में किया गया था। उसके बाद से इसे काफ़ी एक जनरलाइज टर्म में इसे फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी हो, सबकी कहानी अलग होती है। वो उसका कोई भी प्रोसेस को फॉलो करके हो सकता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम लोग एक जनरल टर्म में इसे आज भी मानते हैं।